ठीक है भाई, अपना है पार्ट स्टेगनोग्राफी का। देखो भाई, स्टेगनोग्राफी जो है आज का सीन नहीं है, ये भी बड़ा पुराना सीन है। जैसे कल क्रिप्टोग्राफी बताया था मैंने, वो भी बहुत टाइम पहले का ही सीन है। ठीक है, कई सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने स्पेसिफिक यूजेज के इस्तेमाल से, यूजेज के हिसाब से इस्तेमाल करते आए हैं। ठीक है, जैसे क्रिप्टोग्राफी में क्या था, मैंने तुम्हें बताया था, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। पब्लिक की और पब्लिक और प्राइवेट की दो डिफरेंट काइंड की हमारे पास कीज चलती है, यूजेज के हिसाब से डिपेंडेंट था। ठीक है, एक केस में मैंने पब्लिक पब्लिक वाला बेस्ट बनाया था और दूसरे केस में मैंने क्या बताया, पब्लिक प्राइवेट वाला। तब जब मैं पीजीपी का एन्क्रिप्शन बताते हैं, यानी कि प्रिटी गुड मेल की प्राइवेसी हमारी, जब मेल की प्राइवेसी चल रही होती है तो भाई कंपनी अपना पब्लिक तो प्राइवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो सा प्राइवेट वाला बंदा है वो पता नहीं कहां पे बैठा हुआ है, किसी को आइडिया नहीं रहता। अगर कोई कंपनी में तो उसे भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि भाई वो स्पेसिफिकली कहां से निकाल के लाते हैं कोई नहीं जानता, वो बस पड़ा हुआ है कहीं पर ही, जिस दिन जरूरत पड़ती है उसे निकाल के लिए आया था। ठीक है, पब्लिक की तो पब्लिक है ही, सब में बांट दी जाती है भाई। बांटा कैसे जाता है भाई विशाल? चल ठीक है, पहला हो गया तेरा पब्लिक अनाउंसमेंट, दूसरा हिमांशु दूसरा क्या होगा? हाँ तो अनाउंसमेंट होगी ना, दूसरा क्या है? कौन सी वेबसाइट पर? पब्लिक रिपोजिटरी में डालेंगे हम। ठीक है, गिटहब वगैरह पे। हम्म। नहीं नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तू गूगल के ड्राइव का लिंक बना के भेज दे। तू मेगा के लिंक, कंपनी के ही तो है यार सारे। ठीक है, मेरे को तुम्हें भेजना है, मैं क्या गिटहब पे डालता रहूंगा क्या सारी चीजें? मैं तुम्हें वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। सिंपल है भाई, कहीं से भी डाल दो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बस रिपोजिटरी तुमने स्पेसिफिकली किसके लिए बनाई? मैंने 10 से 12 के ग्रुप के लिए बना, जैसे हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप चल रहा है, वो भी हमारा एक रिपोजिटरी ही है। तुम लोग कभी भी जाओगे, पूरा डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, नया भी मिल जाएगा, सब मिल जाता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट है रिपोजिटरी एक तरीके से जहां पर तुम डेटा स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, अब स्टेगनोग्राफी का सीन क्या कल बताया था? स्टेगनो और ग्राफी, ग्राफी का मतलब है लिखने का तरीका क्या है, और स्टेगनो का मतलब है छुपाने का तरीका क्या है। भाई तो बेसिक लेवल पे कल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है, किसी चीज के पीछे को छुपा देना। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, ये लोग इस चीज को ना बेसिक में लेते नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्टेगनोग्राफी ना एक ऐसी चीज है आज की डेट में कि भाई इसे ना टेररिस्ट अटैक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। हर बंदा, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेगनोग्राफी के थ्रू टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चलता आ रहा है। जितने भी बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं उनके स्टेगनोग्राफी का इस्तेमाल हुआ है। कैसे हुआ है भाई? 9/11 का कोई अटैक जानता है? बिल्कुल, 9/11 का अटैक याद नहीं आ रहा तो दिखा भी देते, ट्विन टावर अटैक कहते हैं जिसे, 9/11। बिल्कुल, September 11 अटैक्स। क्या हो गया भाई हमारा पूरा पूरा। ठीक है, अमेरिका में करा जा रहा था, तो वही करवाया गया था, उसामा बिन लादेन ने करवाया था। इस अटैक की सबसे बड़ी बात क्या थी भाई? इसके अंदर में अटैक चाहे पूरा पूरा करा गया हो, चाहे किसी भी तरीके से करा गया, लेकिन अटैक से पहले ना ये लोग प्लानिंग हमेशा करते हैं। इशू की बात क्या है, इन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग करी थी ना, उसके अंदर स्टेगनोग्राफी का इस्तेमाल करा था। ठीक है, एफबीआई ने जब उसे ढूंढने का कोशिश करा तो उन्हें लगा था बहुत टाइम, लेकिन उन्होंने निकाल के दे दिया कि भैया पूरा प्लान क्या क्या था। ठीक है, प्लान इन्होंने स्टेगनोग्राफी में किस बेस पे बनाया? इन्होंने बनाया एक छोटे से फॉन्ट के बेस पे। फॉन्ट का नाम था हमारा विंग डिंग्स। किस चीज के लिए? बहुत सारी होती है, ये था भाई पूरा एक्चुअली प्लान। ठीक है, Q33NY था भाई, ना कि नीचे वाला था। Q33NY क्या है? ये पूरा पूरा प्लान था कि भाई ये चीज एग्जीक्यूट करवानी है कहां पर, जो 9/11 के दिन पर हुआ था पूरा पूरा सीन। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ कि भाई Q33NY नाम का एक वर्ड है, बट इस वर्ड को एक्चुअली में ढूंढने में सबसे बड़ी बात हुई कि भाई ये वाला वर्ड मिला कहां से। एफबीआई वाला ने ऑब्वियसली छानबीन करे भाई उन्हें कहीं ना कहीं से मिला, लेकिन ढूंढने के बाद डिकोडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भाई तुम सभी के लिए भी ये एक एक्चुअल में वर्ड है। मैंने क्या बताया, ये विंगडिंग्स है। विंगडिंग्स क्या है? फॉन्ट है। फॉन्ट क्या लिखने का कैसे वे होता है भाई? जैसे इटालिक हो जाता है, बोल्ड हो जाता है अपने पास, एरियल ब्लैक हो जाता है, बहुत सारे अपने पास फॉन्ट्स आते हैं, सिमिलर में विंगडिंग भी एक फॉन्ट ही है। तो भाई ऐसा नहीं कि ये फॉन्ट जो है बड़ा स्पेशल सा फॉन्ट है। फॉन्ट हमारे आजू बाजू में रहते हैं हमेशा। फॉन्ट कहां पर है? फॉन्ट मेरे सिस्टम में ही है। फॉन्ट ये रहे भाई मेरे कंट्रोल पैनल में सारे फॉन्ट्स। और ठीक है भाई, इतने काइंड के मेरे पास फॉन्ट्स है। मैंने कौन सा बोला? विंगडिंग वाला। ये लो भैया, आ गया मेरा विंगडिंग।
ठीक है, सिस्टम में ही था ये हमारे। लेकिन ये कहने की बात है कि अभी के लिए सिस्टम है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये देखा रखा था और भाई मैं तुम्हें वही चीज दिखा रहा हूँ। पॉइंट की बात क्या है, जब ये पहली बार ये निकाला गया था ना विंगडिंग का फॉर्मेट, तब इसे ढूंढने में 2 से 3 साल लग गए, क्योंकि भाई फॉन्ट सिर्फ इतने नहीं होते हमारे पास। टेक्नोग्राफी में हालांकि उसामा बिन लादेन ने पर्टिकुलर काम करा था, बट फॉन्ट सिर्फ इतनी नहीं है। फॉन्ट क्या है, अभी तो विंडोज को दिखाया, विंडोज के अलावा लाइनेक्स के होते हैं, लाइनेक्स के अलावा हमारे पास मैक के होते हैं, और लाइनेक्स की फैमिली वैसे ही बहुत बड़ी है, पहले बता सको। तो भाई उसके अंदर क्या है, हर फैमिली के अंदर में एक नया फॉन्ट आ जाता है। फिर तुम्हारे पास VS कोड आता है, कोड एडिटर आता है, फिर तुम्हारे पास पाइथन जैसे आ जाते हैं, उन सभी के फॉन्ट अलग चल रहे होते हैं। फिर इंटरनेट पे जाएंगे वैसे भाई लाखों फॉन्ट मिल जाएंगे। एफबीआई वालों ने क्या करा, लाखों करोड़ों फॉन्ट छान मारे, और उनमें से सिर्फ एक फॉन्ट में जाके मैच मिला, क्या, Q33NY। और ये तो मैं फॉन्ट के बेस पे बता रहा हूँ, सिर्फ फॉन्ट पे कहानियां नहीं होती है, फॉन्ट के अलावा भी दुनियादारी है। ठीक है, फॉन्ट के अलावा हमारे पास इमोजीज भी होते हैं, फॉन्ट के अलावा हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स भी होते हैं। कल मैं मास का टेबल दिखाया था, उसके अंदर भी सेम सीन चल रहा होता। ठीक है, ये क्या है, ये होती है स्टेगनोग्राफी। किस तरीके से करते हैं, अब अगर मेरे को इसे डिकोड भी करने का है तो भाई मैं क्या करूंगा, नॉर्मल विंगडिंग लिखा, इसका पूरा टेबल ही आता है एक्चुअली। तो एक सिंपल सा ये रहा, ये लो, ये आ गया हमारा टेबल। छोड़, क्या था भाई वो अपना Q33NY। ठीक है, सारे कैपिटल में, इधर स्मॉल लेटर वाला भी है, Q33NY। क्यों आ गया अपने पास ये, ठीक है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, एक एरोप्लेन छोटा सा, फिर आया अपने पास दो वर्डिंग 33, वही जिसके अंदर में अपने पास बिल्डिंग डाल दी गई, फिर अपने पास एक वर्ड एन, एन का आ गया ये मतलब, और लास्ट में आया अपने पास एक बार। ठीक है, सिंपल सी बात। उन्होंने, ओसामा बिन लादेन ने बेसिकली अपने जितने भी मर्सनरीज थे उसे सिर्फ Q33NY भेजा। उन्होंने खुद ब खुद डिकोड करा, और भाई डिकोड करके उन्हें जवाब मिल गया कि भाई ये पर्टिकुलर काम करना है। डेट वेट हालांकि मेंशन नहीं थी, पर उन्हें इतना पता था भाई टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, उनकी बातचीत थी। लेकिन जब डिटेल निकाला गया तो इतना सा निकला। कैसे निकाला गया, टेक्नोग्राफी के लिए। कल मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये काम इमेजेस वगैरह पे करा जाता है, बट ये काम सिर्फ इमेजेस पे नहीं करा जाता। ये मैं अपने लिए बोल रहा था, क्योंकि भाई हमारे काम अलग होते हैं, मैं अपने यूजेज के हिसाब से वो काम करता हूँ। भाई मेरे को इमेज के पीछे छुपाना है या किसी वीडियो के पीछे छुपाना है, मेरी यूजेज है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की अलग ही यूजेज होती है, और ये नहीं कि ओसामा बिन लादेन नहीं करता था, हिटलर भी करता था। ठीक है, हिटलर क्या करता था भाई, पुराने टाइम पे अपने पास रिकॉर्ड वाले टेप्स आते थे, 2 से 3 रिकॉर्ड टेप लेता था भाई, उसके अंदर में अपना टेक्नोग्राफी की हेल्प से अपना डिटेल वगैरह छुपा देता था वर्डिंग की। जब भाई 2 डिफरेंट टेप रिकॉर्डर्स को एक साथ चलाया जाता था, तब भाई उसकी वॉइस एक नई निकल के आ रही थी उसमें से। ठीक है, यानी कि क्या, वॉइस के ऊपर अलग टेक्नोग्राफी करता था, 2 टेप्स को एक साथ चलाने की हेल्प से। ठीक है, ये भी एक टाइप का स्टेनोग्राफी था। और भाई यही नहीं, अपने इससे पहले भी राजा महाराजा भी करते थे। या तुमने बड़ी कैजुअल सी टेक्नोग्राफी देखी होगी भाई रील्स के ऊपर, कि भाई कोई प्लेन सी शीट है, उसे पानी में डाला, उसके अंदर में क्या हुआ, एकदम से कलर वगैरह उभर कर आ जाते हैं अपने पास कैजुअल में। ठीक है, पॉइंट क्या, वो भी एक स्टेनोग्राफी है। स्टेनोग्राफी अपने पास हर जगह पर होती है। क्या होता है स्टेनोग्राफी, यार मैं तुम्हारे सामने एक कोरा सा कागज रख दूं और बोलूं कि भैया इसके ऊपर ये है, क्या है, एकदम व्हाइट पेपर है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। ये सिंपली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बट मेरा दोस्त जानता है कि इसमें से कैसे निकाला है, पानी में डालो, आग लगाओ, निकल कर आएगा जरूर उसमें। ठीक है, स्टेगनोग्राफी हमारे पास हर जगह पर होती है। दिक्कत की बात क्या है, दिखाई नहीं देती, बस है कहाँ चल कैसे रही है। ये एफबीआई ने निकाला, उन्हें भी 2 से 3 साल लग गए किस चीज को ढूंढते ढूंढते में, कि सिर्फ ये Q33NY का मतलब क्या है। क्योंकि सिर्फ फॉन्ट की दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत ही बड़ी है, उनके पास कॉम्बिनेशन करोड़ों में थे, एक एक करके कॉम्बिनेशन लगाते गए, और भाई कॉम्बिनेशन में जाके एट द एंड विंग में जाकर मिला Q33NY का अपना डिकोडिंग फॉर्मेट। ठीक है, जिसे हम क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस में क्या होता है, तुम्हारे पास एक मोटी सी किताब दी गई होती है, उस किताब में क्या है, सिर्फ डिकोडिंग का मेथड है और कुछ भी नहीं है। डिकोडिंग का मेथड किस बेस पे है भाई, देखो कल मैंने एक बात बताई थी, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। क्रिप्ट एनालिसिस और स्टेग एनालिसिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्हें रिवर्स करा जा सकता है। हाश फंक्शन में क्या बोला था, इरिवर्सिबल है, चेंज ही नहीं कर सकते उस चीज को। क्यों, वहां पे डायरेक्ट एल्गोरिथम लग जाएगा तुम्हारे पास। कौन सा, शाह वाला एल्गोरिथम लग जाएगा, MD5 लग जाएगा, टाइगर फिश लग जाएगा। ये सारी हैश फंक्शन है भाई, रिवर्स ही नहीं हो सकते। ठीक है, डायरेक्टली मैथ्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर किसी को मैथ्स नहीं आता तो ऑब्वियसली कर ही नहीं सकता। जबकि क्रिप्टोग्राफी स्टेगनोग्राफी को करा जा सकता है, क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन लगा रखा है, एक पैटर्न लगा रखा है। अगर तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया तो तुम उसे ब्रेक कर सकते हो, अगर पैटर्न ही नहीं समझ में आया तो तुम ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी इशू की बात है, हैश फंक्शन हालांकि भाई एक स्पेसिफिक चीज ही मांग रहे हैं कि भैया एल्गोरिथम के बारे में पढ़ो। अगर हैश फंक्शन नहीं भी आता तो भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हर बंदा ऐसे नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि भाई उनके पास में एक तोप सा बंदा बैठा है जिससे सिर्फ मैथ आती है। उनके लिए क्या जरूरी है, उनके लिए जरूरी है कि भाई इनका मैसेज डिलीवर हो। हमारा पॉइंट भी है कि भाई हम भी यही उड़ता हुआ मैसेज देके,
कहाँ पे भाई? नेटवर्क पर देखे, फायरवॉल पर देखे, स्विच पर देखे कि भाई आज चीन में जा क्या रहा था, जा कैसे रहा था। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल इमेज की बात करूं तो भाई ये जो इमेज है, ये इमेज अपने को डायरेक्ट दिखाई दी। मुझे कैसे पता? क्योंकि भाई तुमने कल परसों क्या करा था, नेटवर्क वाला फॉरेंसिक करा था। उस नेटवर्क में क्या करा, तुमने एचटीटीपी के ऑब्जेक्ट निकाले थे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट नेटवर्क में उड़ रहे। ठीक है, सिमिलर वे में इमेजेस भी उड़ रहे थे, क्योंकि वहां पे भाई जेपेग वाला फाइल भी था अपने पास, बीच में ही था। पॉइंट क्या था, उसे अगर ओपन करेंगे हम लोग डायरेक्टली ब्राउजर में तो भाई उसमें से भी इमेज निकल कर आएगी। तो अगर ये भी उड़ते उड़ते जाती है इस तरीके की इमेज नेटवर्क के ऊपर से, तो ये भी हम साफ सुथरी देख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हिडन हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, इमेज नहीं होगा। एनक्रिप्शन एक अलग चीज है, छुपाना एक अलग चीज है। छुपा किसी चीज के पीछे हुआ है, निकलेगा कैसे, ये ढूंढना कहां। ठीक है, क्या करना पड़ता है इसके लिए? सारे सारे लॉग की एंट्री चेक करनी पड़ती है। क्योंकि भाई अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क में कभी भी कोई चीज नहीं छुपी होती। नेटवर्क में एक टर्म चलती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन, और चलती है डीकैप्सुलेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है भाई? यहां पर अब एक, तुमने डेटा के पैकेट के बारे में सुना ही होगा अब तो सबने। ठीक है, डेटा ट्रैवल करता है पैकेट की फॉर्म में, 4-5 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पैकेट के साथ साथ क्या है, डेटा फ्रैगमेंट्स में भी बटता है। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है कि भाई अब ना डेटा मेरे पास जाता है, या मैं कहता हूं कि भाई मैं कुछ मैं फाइल वाइल लेता हूं। ठीक है, फाइल का साइज क्या है, 100 या 200 किलोबाइट। ठीक है, बहुत ही छोटा हो गया किलोबाइट हमारे पास। तो जो 100-200 किलोबाइट दिया है ना, तो भाई ये जो अपना डेटा का पैकेट है वो कितने हिस्सों में बटा? 4 हिस्सों में बटता है बेसिकली। ठीक है, अगर वायर से पे ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 4 हिस्से आते हैं हमारे पास। इससे तुम बढ़ा सकते हो क्योंकि वो वायर से आके, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट में 4 जाता है। क्या क्या जाता है? एक जाता है भाई डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें एक जाता है कि तुम्हारा सोर्स क्या होने वाला है, कहां पर पहुंचेगा, कहां से आया है। फिर क्या आया तुम्हारे पास? डेटा का पैकेट, कि भाई डेटा क्या जाने वाला है, और लास्ट में जा रहा है तुम्हारा हैश। ठीक है, इस हैश को हम लोग डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चेकसम वैल्यू के नाम पे। ठीक है, तुम्हारा चेकसम वैल्यू जा रहा है यानी कि तुम्हारा हैश जा रहा है। हैश किस पर्पस से जा रहा है भाई शाम? हैश किस पर्पस से जा रहा है इस डेटा के पैकेट में? क्या भाई मानसू? सवा देखो भाई, हैश इस पर्पस से तो जाता ही जाता है, बट उसके लिए ना मैंने डेटा पैकेट बाजू में डाल दिया है। एनक्रिप्ट तो सबको पता है। मैंने एक भी बात बताई थी भाई, एचटीटीपीएस चल रहा है, इसका मतलब सिक्योर है, वो एनक्रिप्शन डाल ही रहा है, डेटा पैकेट पर भी एनक्रिप्शन चल रहा है, सबको पता है। हैश इसलिए जा रहा है यार कि भाई क्या कहते हैं, फायरवॉल में डाल के चेक कर सके इस चीज को। ठीक है, क्या बताया था कि अपने पास 2 टाइप की फायरवॉल है, सिग्नेचर बेस वाली और होगी सैंडबॉक्स वाली फायरवॉल। सिग्नेचर बेस वाली क्या करेगी, हैश डिटेक्ट करेगी, इसलिए तुम्हारा हैश उड़ते उड़ते जाता है हमेशा। अगर हैश नहीं जाएगा, फायरवॉल कभी भी डिटेक्शन नहीं कर सकता। समझे भाई सारे? क्या यश? हैश का पर्पस है कि तेरे पास कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, सबके अंदर में हैश बनेगा इस पर्पस से कि कौन सी तेरी चीज है वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, अगर तेरे पास कोई मालवेयर है उसका भी हैश निकाला जाएगा, क्योंकि भाई तेरा पूरा पूरा मालवेयर कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा, तेरा उस मालवेयर का हैश ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर मैं अपना हैश इसके सिस्टम पे गिर दूं तो भाई मेरा वायरस ऑब्वियसली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात है, फायरवॉल उस हैश को जानता है क्योंकि इसके डाटाबेस में ये चीज कोड है। समझा? इसलिए तेरा हैश ट्रैवल कर रहा है। अगर हैश ट्रैवल नहीं करेगा तुम्हारा फाइल नहीं जाएगा। हैश से खास बात क्या हो रही है, ऊपर मैंने एक और वर्डिंग लिखी, डेटा का फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि तुम्हारा जितना भी डेटा है वो सारा टूटे हुए हिस्सों में जाएगा। अगर 100 किलोबाइट की फाइल है तो वो 1-1 किलोबाइट की बन के जा रही है। ठीक है, यानी कि 100 किलोबाइट के 100 पैकेट्स। समझे? एक छोटी सी फाइल का 100 पैकेट बन गया। इसलिए भाई कभी भी डेटा का पैकेट ट्रैवलिंग के टाइम पे रुकता नहीं है, वो बस जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, बिना रुके जाता ही जाता है, और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होता इस बात। ठीक है, बड़े बैकग्राउंड का सीन है, हमें ध्यान नहीं देना पड़ता। इस बैकग्राउंड के सीन को भी हम लोग एक वर्डिंग से डिनोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन का लेयर। एब्स्ट्रैक्शन का लेयर का क्या मतलब है कि भाई मैंने तुम्हें एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर बताया था। ठीक है, एंड्रॉइड कैसे डेवलप करा जाता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से डेवलप करा जाता है, लाइनक्स की बिल्ड से डेवलप करा जाता है, और भाई पहुंच जाता है कहां पर, हमारे एप्लीकेशन तक, जहां पे हमारा होम कैमरा वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ होता है। उसमें दिक्कत की बात क्या कि हम लोग ऊपर की तरफ से कैमरा ओपन करते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ से गेम चलाते हैं, पर उसके बैकग्राउंड में सीन क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं उस चीज से। डेवलप कैसे हमें कोई मतलब नहीं, भाई कौन सा चिप लगा हमें कोई मतलब नहीं। भाई मोबाइल बढ़िया, कैमरा बढ़िया, उसके अंदर में वॉइस अच्छी आ रही है, स्पीकर तगड़ा है, काफी है हमारे लिए। लेकिन बैकग्राउंड का जब कोई सीन नहीं देखता ना और मोबाइल अच्छा खासा चल रहा है
उस चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्लियर, यानी कि तुम्हें पीछे की चीज पर माथा मारने की जरूरत ही नहीं यार, तुम लोग सिर्फ ऊपर की चीज पे ध्यान दो ना, पीछे का जान के करोगे क्या। इस चक्कर में क्या है, हमारा ये पूरा पूरा हिसाब किताब चलता है। समझे बात को? किसी को कोई डाउट इसमें? स्टेगनोग्राफी क्या है, बहुत टाइम पुरानी है। अब किसी को स्टेगनोग्राफी करने का होता है तो वो करता कैसे है। अब जैसे मेरे पास एक टूल है, ये तो हालांकि टूल है, ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मोटा मोटा काम ये मैं लाइनिक्स पे करता हूँ, बट अगर ये काम मेरे को यहाँ पर करना है तो हमारे पास स्टेगनोग्राफी का ऐसे कोई स्टेगो है, हमारे पास स्टेग हाइड आ जाता है, हमारे पास स्टेग रीडर आ जाता है, हमारे पास मल्टीपल काइंड के टूल है, ये सबसे इजी टूल होता है चलाने में। सबसे पहला काम भाई कोई भी इमेज डालने का इसमें, ठीक है, मैंने इमेज डाली भाई, इधर बैकग्राउंड पे या तो तुम कुछ इमेज चिपकाओ या तो कोई डिटेल चिपकाओ या जो मर्जी में आए वो चिपकाओ, ठीक है, इसमें हमेशा चिपकेगा। ठीक है, पेलोड ऑल कॉपी पेस्ट, ठीक है, लग गया, सिंपल स्क्रिप्ट एसआरसी वही वाला, हो गया काम। क्या करूंगा, हाइड द टेक्स्ट मैसेज इज नाउ हिडन इन इमेज, समझ गए? ये मैं टूल बता रहा हूँ, टूल बड़ा इजी है, ठीक है, ज्यादा कोई माथा मारने वाली इसमें चीज नहीं है, इसलिए वाला टूल मैंने रखा हुआ है। अदरवाइज हमारे पास एडवांस टूल्स भी आते हैं इसके अंदर में, जिनको चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है बट काम सिमिलर करते हैं। चलो भाई काम हो गया मेरा खत्म भाई, सेव करा दो टेक्स्ट को। अब मैं इसे कहां पे कराऊं, डेस्कटॉप पर ही करा देता हूं। ये लो भाई, एक तो मेरा यहाँ पर ये सेव हुआ नॉर्मल, ठीक है, ये लो जेपेग के नाम पे भाई ये वाली स्पेसिफिक फाइल आई। अब इसे मैं यहाँ पर करा देता हूँ सेव इमेज, लो भाई, ठीक है, एक नई इमेज मेरी यहाँ पर सेव हो गई एक स्पेसिफिक डिटेल के साथ। इसके बैकग्राउंड मेरा डेटा छुपा हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड में एम्बेड हो चुका है। वो कैसे हो रहा है कि बैकग्राउंड में अगर लगा हुआ है, किसी को अगर एमएस एफएनएम का पेलोड भेजा तो वो ऑब्वियसली नहीं देख पाएगा, लेकिन वो रन हो जाएगा। रन क्यों नहीं होगा, मैंने वो इमेज क्यों बना रखी है, क्विक स्टे को क्यों चला रहा है? परमिशन अगर मांग रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर तू परमिशन बंद करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो तेरे ऊपर है भाई, तेरा दिमाग था इतना कि तूने परमिशन वाला ही पॉइंट हटा दिया है। वही तो कह रहा हूँ, तेरा दिमाग था इसके अंदर में, तेरी इतनी नॉलेज बढ़ चुकी है, अब तेरे को आगे में इतना प्रैक्टिस हो गया कि तेने वो एडमिशन वाला ही पार्ट हटवा दिया उस कोड में कि भाई एडमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी तेरे को सारी की सारी, समझा? बट हम लोग ऐसा काम करते ही नहीं है, क्यों? अगर हमें ऐसा वाला कोई राइट वाइट मिलता भी है तो हम कंपनी को रिपोर्ट मारते हैं कि जी हमारे पास इतना पावरफुल पेलोड है कि हम आपके सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं सिर्फ एक इमेज भेज के, ठीक है। ये क्विक स्टेगो या कोई भी स्टेग एनालिसिस वाला टूल मिलता है तुम्हें तो बना ही इस काम के लिए कि भाई वो किसी और पे पेलोड गिराया जा सके, ठीक है, डायरेक्ट उसके सिस्टम का एक्सेस का शेल लिया जा सके, बट एडमिनिस्ट्रेटर का राइट तुम्हारे सर पे रहा फिर भी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का राइट वाला सवाल, समझे बात को? ये इसके पीछे एम्बेड हो चुका है। सिमिलर में मेरे पास ऑलरेडी फोटो चल ही रहा था ये वाला, तो मैं इसको डिलीट करूंगा। क्लियर है भाई? कौन? वो खोलेगा कैसे? तू इमेज कैसे खोलती है? हमने उसे बताया कि मैंने मुझे पेलोड सेंड करा, लेकिन उसको ये बताना किसी और को, सिर्फ उसके लिए है, तो वो कैसे देखेगा? सो इसके पीछे का मिरर डाटा नहीं देख सकते ऐसे नॉर्मली, उसे स्टैक एनालिसिस कहेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर नहीं देख सकते तुम लोग, क्या कह रहे हो, टूल से बनाया है,
अगर तुम मैनुअली बना रहे हो तो मैनुअली ऑब्वियसली देख सकते हो। अगर अपनी अभी के अभी अपना लाइनक्स ओपन करता है कोई और भाई वहां जाकर एक स्पेसिफिक कमांड से एक पेलोड बनाता है, मैं राइट डाउन नहीं कर देता कमांड। देखो वही कमांड बड़ी छोटी सी, अगर तुम्हें मैनुअली स्टेगनोग्राफी करनी है, कमांड सिर्फ इतनी सी है, कैट, ठीक है। कैट के आगे तुम्हें लिखनी है अपनी जो सी भी डाउनलोडेड जेपेग की फाइल है, ठीक है, कहीं से भी डाउनलोड करना जेपीजी की फाइल, और इसके आगे अपना पेलोड वाला फाइल डालना, पेलोड डॉट टीएक्सटी, इन दोनों को साथ साथ में लिखना, कोई ऐसा अलग सीन नहीं है इसके अंदर। फिर एक ऐसे करके ब्रैकेट देना एंगुलर, फिर इसके बाद दे देना एक नया नाम, एंटर, तुम्हारा बन जाएगा सिंपली। समझे बात को, इतनी सी कमांड है टर्मिनल में बिल्कुल। और अगर यही काम में तो अपना जो सा भी इमेज बना है उसे उठा के वहां पे रख गया, मैं कर कर भी दिखाऊं। मैंने यहीं पे खोल के डाला, मैंने क्या बोला भाई, एक हेलो डॉट जेपीजी की, एक सेकंड देना है। हाँ तो भाई मैं कहा पता, मैं पेलोड समझा रहा था कि देखो, एक तो हेलो डॉट जेपीजी ओपन कर चुका मैं ऑलरेडी, ठीक है, मेरे हिसाब से इसके पीछे कुछ डला हुआ है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बैकग्राउंड की फाइल का नाम पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बैकग्राउंड की फाइल का नाम नहीं पता तो तुम ऑब्वियसली इस चीज को कभी भी ओपन नहीं कर सकते। मेरे को अगर ओपन करना है तो मैं कैसे ओपन करूंगा, मेरे को डायरेक्टली ये वाला नाम उठाने का है जो कि मेरे दूसरे फोल्डर का था, इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे लिख के एंटर मार दूंगा। अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसी फाइल पड़ी होगी तो वो एक्सेस में चली जाएगी, ठीक है, बट बैकग्राउंड में ऐसी कोई भी फाइल नहीं पड़ी, फाइल का नाम कुछ और है, समझ गए। लेकिन अभी जो सी मैंने नई नई फाइल क्रिएट करी है वो एक पेलोड वाली फाइल है, तो उस ओरिजिनल फाइल का नाम क्या होगा, ये, उसके अंदर में ये दो चीजें एम्बेड हो चुकी है, ठीक है, ये तुम जब मर्जी चाहो ओपन करके देख सकते हो। बट अगर बैकग्राउंड में तो ऑल्टरनेट पे लग चुका है। किसी को कोई डाउट इसमें? स्टेगनोग्राफी कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। अगर विंडोज पे करें तो विंडोज के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, लाइनेक्स में करें तो लाइनेक्स पे भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन मैनुअल इस तरीके से करा जाता है कैट की कमांड लगा के। बाकी टूल पे डिपेंड करता है भाई, टूल के अंदर बस इतनी सी दिक्कत आएगी यार, तुम्हें बैकग्राउंड की फाइल का नाम नहीं पता चलेगा, ठीक है। जैसे मुझे भी नाम नहीं पता चलेगा भाई बैकग्राउंड की फाइल का नाम क्या है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली टूल है तो भाई टूल नहीं नाम बता, क्योंकि भाई वो उसने छुपाया है, तो किसी को भी नाम नहीं पता। अगर किसी को जानना भी है कि भाई इस फाइल के पीछे कुछ है, तो वो करता क्या है यार, वो ना एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ बैठ के, इसे हम बोलते हैं एक्सेफ, इमेज का फॉरेंसिक, ठीक है। यानी कि क्या, मेरे को मेटा डेटा ऑफ एनालिसिस करना है, यानी कि मैं एक एक्सेफ टूल का इस्तेमाल करूंगा। एक्सेफ, चलो भाई इधर आके अपलोड मारने का फाइल को, लो भाई अपलोड साइज क्या है, 7037, ठीक है। ओरिजिनल इमेज अगर पड़ी होगी तो मेरे को जरूर दिखाई देगी, बट मैं एक बार नॉर्मली चेक भी कर लेता हूँ इमेज का। ये वाली इमेज थी मेरी, तो डाउनलोड ये रहा भाई, इसकी जाकर चेक करो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी। तो भाई ओरिजिनल क्या साइज है,
5495 बाइट्स। ठीक है, जब मैंने इसे एग्जिप वाले टूल में डाला तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला ये वाला पोस्ट। अपलोड साइज क्या है 7037। ओरिजिनल इमेज का कुछ साइज था 5000 के राउंड पे, मेरे को कितना साइज मिला 7000 के राउंड पे, क्योंकि मैंने इसके पीछे कुछ एम्बेड कर रखा है। ठीक है, जो भी एडवेंट कर रखा है भाई वो मेरा है, बट मेरे को यहाँ पे साइज देख के पता चला कि भाई ओरिजिनल का ये है, बैकग्राउंड वाली का ये है। ठीक है, अभी मैंने कैसे निकाली इमेज, भाई मेरे को पता था कि मैंने कहाँ से डाउनलोड करी। ठीक है, बट हमें ओरिजिनल इमेज के बारे में पता होने से ओरिजिनल इमेज कहाँ से निकाली जाती है, तो हमें ना एक काम करना पड़ता है कि हमें अलग अलग वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे है टाइनी यूआरएल। टाइनी नहीं, टाइम्स आए, रिवर्स इमेज सर्च। ठीक है, अगर सिमिलर इमेज है तुम्हारे पास या कैसी भी इमेज हो, उसके अंदर में फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस यहाँ पे आके इमेज को अपलोड कर देना है। ये लो, ये मेरी जेपेग फाइल, इधर से निकालेगा भी इमेज का यूआरएल। लो भाई, ठीक है, सिमिलर इमेज दुनिया के जिस कोने में थी उधर से तुम्हें इमेज मिल गई। मतलब क्या मैं ये बताना चाहता था कि भाई अभी जो से मेरे पास डाउनलोडेड इमेज है वो एक एम्बेडेड इमेज है। ठीक है, अगर कल को कभी भी फॉरेंसिक करो तुम्हें ओरिजिनल इमेज की, मतलब क्या यहाँ पे मैंने ओरिजिनल इमेज का मेटाडेटा चेक करा तो मेरे को साइज पता चलेगा कि साइज में डिफरेंस ऑब्वियसली। तो भाई यहाँ पर अगर मैं दूसरी इमेजेस चेक करूंगा, क्या भाई दूसरी इमेजेस का बाई डिफॉल्ट साइज क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बाई डिफॉल्ट साइज पता चला, और भाई जो सी तुम्हारे पास है इमेज उसके अंदर में अगर बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता चला तो तुम पता कर सकते हो किस वे में, इस वे में। क्लियर है, इस तरीके तुम लोग बैकग्राउंड का इमेज भी निकाल सकते हो। जब वो निकल जाएगा फिर तुम्हें भाई बैकग्राउंड का डेटा दिखाई देगा एक्सिफ टूल की हेल्प से। अब यहाँ पर बताएगा कि भाई फाइल नेम क्या है, phpg और jly, मतलब क्या मैंने बैकग्राउंड में जो सा एम्बेड कर रखा है ना कोड, वो php का कोड है पहली चीज। ठीक है, और दूसरी जो सी फाइल है वो jpeg की फाइल है। दो कोड में एम्बेड करके, एक jpeg का मेरा ऑब्वियसली इमेज चल रहा है, दूसरा php का मेरा बैकग्राउंड में कोड चल रहा है। फिर भाई डायरेक्टरी /tmp, जिसके अंदर जाकर मैं उसे गिरवा रहा हूँ पेलोड को, जो सा मेंशन है मेरे वाले में। ठीक है, फिर आया भाई फाइल का साइज, जो सी बैकग्राउंड वाली है वो 6.9 KB। फाइल मॉडिफिकेशन वगैरह मॉडिफाइड कब कब करी गई भाई ये उसका डिटेल है। ठीक है, तो जब जब भी मॉडिफिकेशन हुआ तब तक मैंने इसके अंदर बताया रीड एंड राइट की सिर्फ परमिशन मिलेगी मेरे को इसके अंदर में, एग्जीक्यूशन का मैंने कोई परमिशन नहीं डाल रखा, सिर्फ रीड एंड राइट करने का। ठीक है, फाइल टाइप जेपेग, अब ये दूसरी वाली फाइल का बता रहा है, फाइल टाइप एक्सटेंशन और MIME टाइप, मतलब डिटेल जितनी भी बैकग्राउंड में है वो वाली निकाल के देगा। समझे, किसी को कोई डाउट इसमें? इमेज के अंदर हम लोग चीजें एम्बेड कर सकते हैं स्टेगनोग्राफी की। मैनुअली करो तो ज्यादा बेटर है, मेरे हिसाब से मैनुअल बेटर है, क्योंकि भाई बैकग्राउंड का हम लोग डेटा फिर देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई वीडियो आ जाए, ऐसी कोई इमेज आ जाए जिसके बैकग्राउंड में तुम्हें पता नहीं कुछ है या नहीं है, बट उसके अंदर में वायरस पोर्टल में डालने में कुछ एम्बेड हुआ या मैलवेयर उसने बता दिया, तब तुम उसके बैकग्राउंड कैसे सर्च करोगे, एक एग्जिट टूल की हेल्प से। ठीक है, इमेज का फॉरेंसिक कहते हैं हम लोग इसे, कि इमेज के अंदर में स्पेसिफिकली हम लोग डेटा हिडन कैसे चेक करें। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड का डेटा तुम नहीं निकाल सकते इस तरीके से, बैकग्राउंड का डेटा तुम्हें देखने का पड़ेगा, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे सामने एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज क्या है, ये नॉर्मली ओपन है अपने पास। इमेज हमारे पास नॉर्मली ओपन है, ठीक है। इस इमेज में बैकग्राउंड में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, डाउनलोड करोगे इसमें कोई मालवेयर आ गया, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि स्टेगनोग्राफी के हिसाब से ऑब्वियसली डाला जा सकता है, और अगर डाल दिया किसी ने डाउनलोड करा तो भाई पूरा पूरा डेटा एक ही बारी में डाउनलोड होगा। ये नहीं कि बैकग्राउंड को अलग से जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, सारा डेटा एक बारी में डाउनलोड हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, अगर तुम्हें पीछे का डेटा निकालना है तो तुम्हें ना इसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीफाई करना पड़ेगा और इसके अंदर जा जाके चेक करना पड़ेगा इसके हर एक एक पिक्सल को, कि भाई बैकग्राउंड के अंदर में कोई पिक्सल अलग से तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। पिक्सल समझते हो ना सारे, क्या बिल्कुल क्लियर करता है, जिससे जितना बड़ा पिक्सल मारोगे उतना ही बढ़िया तुम्हारे पास फोटो का क्लैरिटी आएगा। मतलब मैं इधर जितना बड़ा करता जाऊंगा उतना ही तुम्हें ध्यान से दिखने लग जाएगा। ठीक है, उतने पिक्सल इंप्रूव होगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर। और भाई इसके लिए हमारे पास अलग से टूल्स आते हैं हार्डवेयर के, जिससे हम लोग खाली इमेज के अंदर में क्या है इतना पता करते हैं। समझे बात को।
टेक्नोग्राफी भाई है बढ़िया चीज, बट लोग इसे नॉर्मल वे में इस्तेमाल नहीं करते। लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इलीगल इंटेंट पूरा करने के लिए। ठीक है, किसी को इलीगल एक्टिविटी करना हो, जैसे शाम कहना चाहता था अभी, सिमिलर वे में वैसे लोग करते भी है टेक्नोग्राफी के बारे में जानने के बाद। ठीक है भाई, चीज तो अच्छी है लेकिन इलीगली काम में नहीं लेना चाहिए इसे। ठीक है, मैं तुम्हें बस एग्जांपल दे रहा था मजाक के लिए। देख भाई, गलत चीज करना वैसे भी अच्छा नहीं रहता। अच्छा, इलीगल तो इलीगल ही है भाई फिर भी। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, दूसरी क्लास में किसी से पूछवा दूंगा, मैंने टूल नहीं बताया वाला, मैंने सिर्फ मैनुअल मेथड बताया। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में एम्बेड हो गया तो भाई कोई भी नहीं देख पाएगा, जैसे व्हाट्सएप के मैसेज में भी। और जब व्हाट्सएप के मैसेज भी नहीं देख पाएगा तो भाई ऑब्वियसली डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, परमिशन मांगेगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि भाई इमेज परमिशन क्यों मांग रहा है, तो एक टेंशन वाला बात है। तो वो एकदम समझ जाएगा कि भाई इतनी परमिशन है क्या, इसे क्या फोल्डर में देखना है, इसे क्या मेरे कैमरे में देखना है, इमेज तो है, आज तक तो नहीं मांगा बेसिकली, बट अब क्यों मांग रहा है, तब दिक्कत वाली बात होगी। अदरवाइज अगर ये वाली चीज भी बाईपास हो जाती है तो वो डायरेक्ट एंट्री दे देगा तुम्हें। क्या? तो आ जाएगा अगले हफ्ते आएगा वो आपसे। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, मैंने तुम्हें एक इतनी बातें ले रहे हैं ना इसके अंदर में। ठीक है, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन यहाँ पर ये मतलब होता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। समझा देता हूँ फिर भी एक बार। ये लेयर्स में चलता है हमारी टीसीपी। लो भाई, आ गया हमारा टीसीपी आईपी का। अब यहाँ पर एक छोटी सी इमेज है, ये मानो कि नीचे से ऊपर जा रहा था इनकैप्सुलेशन हुआ, ऊपर से नीचे आ रहा था डीकैप्सुलेशन। ठीक है, इधर हम लोग इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन इस्तेमाल करें। जैसे मैं क्या कह रहा था, डेटा के फ्रैगमेंट में बट जाता है तुम्हारा पूरा पूरा वैल्यू, क्योंकि भाई इसे लेयर टू लेयर जाना होता है। हमारे पास कितनी है टीसीपी आईपी में? 4 लेयर है। हर लेयर के हिसाब से वो डेटा का फ्रैगमेंट बांटेगा, डेटा का पैकेट बांटेगा, और भाई 100 किलोबाइट का एक पैकेट 1 1 किलोबाइट में बट बट के चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर इमेजेस तुम लोग डायरेक्टली देख सकते हो, कभी भी वो नेटवर्क कैप्चर करा जाएगा तो, क्योंकि वो सब कुछ ट्रैवल कर रहा है डिफॉल्ट फॉर्म में, उसे नहीं तोड़ा जाएगा। अगर तोड़ दिया तो भाई उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जेपेग को नहीं तोड़ा जाता, जेपेग डायरेक्ट भेजा जाता है। टेक्स्ट को तोड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, टेक्स्ट को तोड़ सकते हैं। कौन सा वाला टूल? स्टेगनोग्राफी का। पेलोड तो तू वैसे ही बना ले। कौन सा यूआरएल? कोई भी यूआरएल? कौन सा? अच्छा, तो भेज क्यों रहा है? इंस्टा की सिक्योरिटी है भाई, वो नहीं चाहते हमारे यहाँ पे ऐसी कोई लीकेज हो। हाँ तो उधर भाई मना करते हो ना, किस चीज का बाईपास? एक्टिविटी वो इलीगल है उधर करना, उनका जाके एक बार कॉपीराइट सेक्शन पढ़ लियो, कंटेंट में उन्होंने सब कुछ लिख रखा है कि भाई ऐसे नहीं बेच सकते। मैं क्या बताऊँ, इसमें इलीगल लिखा हुआ है वहाँ पे, वर्डिंग है डबल कोटेड में इलीगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो खुद पढ़ फिर, मैं क्या बताऊँ इसमें। अच्छा, कहाँ से पढ़े? देखो भाई, पहली चीज तो ये, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो तुम्हारा नॉलेज बेस कम है। नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि भाई पढ़ना कहाँ से है। बुक में से क्यों मिलेगा? ऑनलाइन भी मिल जाता है, सब कुछ गूगल पे मिल जाता है। लेकिन दिक्कत ये है, जब तक तुम अपने हाथ नहीं चलाओगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर नहीं मारोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दिक्कत यही आ जाएगी, हर बार खड़े हो चुके एक ही जगह पे, किसी कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा, हमारे को ये चीज नहीं आ रही, क्यों? तुम्हारा नॉलेज बेस कम है। नॉलेज बेस किस वजह से कम है? क्योंकि तुम ढूंढ नहीं चाहिए पा रहे चीजों को, और ढूंढना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मिल तो सब कुछ जाता है गूगल पे। पॉइंट है, ढूंढोगे कैसे? गूगल हैकिंग डेटाबेस पे तो सब कुछ ही मिलता है, और किस काम के लिए सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मिलता है गूगल पे, ढूंढने वाला होना चाहिए। क्या? किस चीज की? कभी तो कह रहा हूँ भाई, कभी कभी खुद भी ढूंढ लिया करो चीजें।
क्लास के एंड पे बताऊंगा फिर ये, ठीक है। और बताओ किसी को कोई डाउट इसमें, कहीं नहीं समझ आया स्टेगनोग्राफी? ठीक है, अगली चीज बता रहा हूँ, ईमेल का फॉरेंसिक। क्या चीज? और क्या बताओ इसमें, छुपा नहीं तो था, कल भी तो ये बताया था कि छुपा दिया, बात तो मैं उस पर खत्म कर देता, मेल इजी नहीं हो जाता। क्या चीज? लीगल लीज का कोई लीगल यूज ही नहीं है। क्या लीगल यूज है तेरे लिए? आपने तो कहा लीगल नहीं करो, तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि लीगल यूज है, मेरे हिसाब से कोई होता होगा, करते होगे लीगल यूज कोई। कौन? किससे करता है तू? मैं नहीं करता ना। तो मुझे पता है, मैंने तुरंत कंप्लेंट करता मैं करता हूं, लेकिन मुझे पता है। क्या पता है? ऐसा ही चेहरा है, चेहरा है सबसे ज्यादा यही करता होगा। चलो भाई अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, ईमेल वाले पे। कौन सा? सही तो बोल रहा है, वो नहीं सिखाते। क्लास के बाद बताता हूँ, पहले ईमेल के बारे में पढ़ ले, ठीक है। चलो भाई, ईमेल फॉरेंसिक, अरे ये कैसे ओपन हो गया, ये रहा भाई इमेज। देखो भाई, ईमेल फॉरेंसिक की छोटी सी दिक्कत है, अलग अलग ईमेल, अलग अलग डिवाइस, अलग अलग तरीके, ठीक है। अलग अलग ईमेल मतलब गूगल का ईमेल अलग है, आउटलुक का ईमेल अलग है, याहू का ईमेल अलग है, सबकी फॉरेंसिक अलग होती है। दूसरी चीज, फॉरेंसिक करना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन ईमेल की कभी फॉरेंसिक आती है तो एक आधे डिवाइस की नहीं आती है। ईमेल की फॉरेंसिक कितने डिवाइस की आती है एक बार में? 50 से 60 डिवाइस एक दिन में, ठीक है। अब ईमेल की फॉरेंसिक के मोटा मोटा पार्ट क्या रहते हैं? ईमेल को रिकवर करना, सबसे पहला एरिया ये होता है कि भाई रिकवर कैसे करो ईमेल को जो डिलीट हो चुका है तुम्हारे सामने। तो भाई बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है तुम्हारे पास कि जो सा ईमेल डिलीट हुआ है, गूगल वालों को डायरेक्ट मेल डालो, वो रिकवरी दे देगी। बहुत इजी मेथड है, सबका रिकवर हो जाएगा, अभी भी डालोगे तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसकी दिक्कत की बात क्या है, तुम्हारे पास 50 डिवाइसेस है और ईमेल का बल्क में फॉरेंसिक करना सबसे बड़ा इशू है, बल्क में नहीं कर सकते। तो यानी भाई 50-50 अलग लोगों के ईमेल डालना और 50-50 लोगों की अलग से रिकवरी करना सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल पार्ट आता है यहाँ पे। तो तुम ईमेल की रिकवरी भी नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। हाँ, अगर एक डिवाइस तो ऑब्वियसली रिकवरी हो जाएगा क्योंकि भाई वो गूगल को सीधा बात करनी है, काम खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत की बात क्या, जब ये सीन नहीं कर सकते तब हमें ईमेल के फॉरेंसिक पर पढ़ना पड़ता है कि भाई तब डेटा की रिकवरी कैसे करें, ठीक है। और साथ में भाई वो बंदा या एविडेंस निकालना चाहता हो इसमें से, तो भाई कैसे निकालो? तो भाई पहली चीज तो अपना ये आदत है, ईमेल ओरिजिनल जो सा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तुम लोगों को क्या दिखाई देता है ईमेल का? जोन सा भी भाई एक क्या कहते हैं, आउटपुट वाला पार्ट है, ठीक है। आउटपुट वाला जोन सा पार्ट है वो तुम्हें दिखाई देता है, बट ये जो है ना, ये इनपुट दिया गया था पूरे पूरे मेल के लिए, मेल को डिलीवर कराने के लिए, मेल को समझाने के लिए, मेल रिसीव कहां पे होने वाला है, मेल किस टाइम पर निकला है, मेल के अंदर क्या क्या है, मेटा डेटा क्या है मेल का पूरा पूरा, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करवाया गया है, ठीक है। अब भाई इसको ना अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। द लास्ट विजिटेड एसएमटीपी सर्वर्स आईपी एड्रेस, ठीक है। एसएमटीपी क्यों लिखा? क्योंकि भाई सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिससे तुम्हारी मेल्स जाती है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उस पर्टिकुलर जिससे आई है उसका एसएमटीपी का आईडी क्या है, लास्ट में डेट और टाइम क्या है जिसपे भी ईमेल रिसीव करा गया है, ठीक है। पहला सीन ये होता है कि भाई इतना जाके पढ़ लो मैसेज को। दूसरा सीन ये है भाई सर्वर का इन्वेस्टिगेशन करो। सर्वर क्यों लिखा गया? क्योंकि भाई यहाँ पे एसएमटीपी का एक सर्वर डाला गया है, तो भाई सर्वर कहीं ना कहीं रखा गया होगा, इसलिए आईपी एड्रेस बोलोगे तो आईपी एड्रेस को अपने को लोकेट करवाना होता है कि भाई कौन से आईएसपी के पास इसका ऑथेंटिकेशन है। तो भाई जहां पे भी सर्वर रखवाया गया होगा हमें उधर जाके इसको डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब यहां पर एक और दिक्कत आती है, अब आईएसपी जो होता है उसको ना लीगली एक बात बोली गई है कि भैया अगर तेरे को अपने लिए काम करने का है तो एक छोटा सा काम करियो, इन्वेस्टिगेशन क्या करने का है लॉ के हिसाब से, तेरे को ना लॉग बनाना भी इसके लिए। अगर वो लॉग नहीं बनाएगा तो उसके सर पे केस डाला जाएगा, सबको लॉग बनाना पड़ेगा। तुम्हारा लॉग की बात करो, तुम जो भी बात करोगे हर चीज का लॉग बनेगा उस चीज के लिए। दूसरी चीज, सर्वर वालों को ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, ईमेल के होते हैं अपने पास एफटीपी वाले सर्वर्स होते हैं, इन सबको कुछ नहीं बोला जाता स्पेसिफिकली कि भाई रिकॉर्ड बनाओ अपने लिए। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग ना तुम जैसे लोगों को सिंपली बोल सकते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं बनाते, ठीक है। अगर ईमेल के सर्वर पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं बनता कभी भी ईमेल पे लेके, तो तुम्हारा फॉरेंसिक वहीं पर ही खत्म होता है। पुराने टाइम पे ऐसे हो जाता था भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही तो खत्म ही हो गया वहीं पर,
फिर भाई अब क्या होता है अपने पास, अब हम लोग नेटवर्क के डिवाइस पे भी स्विच हो जाते हैं कि भाई अगर वहां पर नहीं मिला सर्वर पे तो नेटवर्क के डिवाइस पे चले जाओ, यानी कि राउटर पे चले जाओ, फायरवॉल पे चले जाओ, जिस आईएसपी से होते हुए आ रहा है उसके लॉग चेक करने चले जाओ, फिर भाई उसके बैकग्राउंड पे भाई अपने स्विचेस पे चले जाओ, हाउस पे चले जाओ, जहां जहां जा सकते हो बैकग्राउंड पे, हर एक एक जगह पे जा सकते हो, प्रॉक्सीज पर भी जा सकते हो, नेटवर्क की होगी, ठीक है। हर एक एक जगह पे अपना लॉग बनता है। यहाँ पर भी वही बात है कि भाई सर्वर पे अवेलेबल नहीं है लॉग, अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो भाई दूसरी जगह पे जरूर अवेलेबल होगा जहां से तुम सोर्स वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। इस चक्कर में हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। भाई चौथा आया सेंडर मेलर फिंगरप्रिंट्स, मतलब कि मेरे डिवाइस से तो डिलीट हो गया, बट जिस बंदे ने भेजा, यानी कि शाम में मेरे को मेल भेजा था, तो शाम के डिवाइस से हो सकता है ना हो, तो मैं शाम तक पहुंचूंगा इस काम के लिए कि भाई शाम तेरे दोस्त को तूने अपना मेल भेजा था, उसके सिस्टम से डिलीट हो गया, तो तूने भेजा क्या था वो मेरे को बता दे, सीधी बात, ठीक है। कंपनीज पर भी लागू होते तो कंपनी भी तुम्हें मेल देगा, क्योंकि कंपनी को बैकअप रखना होता है इस चीज का, पूरे पूरे अपने मेल के डिवाइस का कि भाई क्या क्या मेल भेजा गया, अलग से फोल्डर बना के वो लोग बैकअप रखते हैं इस चीज का। तो भाई वहां पर जाकर क्या ढूंढोगे तुम लोग, एक हेडर ढूंढोगे, हेडर में क्या है, वही वाली बात है कि सब्जेक्ट वगैरह डिटेल सारी की सारी क्या डिलीवरी हुई है, वो सारी डिटेल इस जगह पर है कि भाई किसी दोस्त से जाके मांगो, सेंडर मेलर फिंगरप्रिंट इसलिए लिखा गया। पांचवा है मैसेज की आईडी, अगर भाई मैसेज आईडी इसलिए लिखा गया कि एसएमटीपी का सर्वर कौन सी कंपनी का, यानी कि अगर गूगल का एसएमटीपी का सर्वर चल रहा है तो भाई तुम लोग गूगल वालों से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो कि भाई हमें इस सर्वर की इस पर्टिकुलर मैसेज आईडी का क्या चाहिए, पूरा पूरा डिटेल वाला लॉग चाहिए, ठीक है। इसलिए मैसेज आईडी मेंशन करा गया ताकि तुम कंपनी से डायरेक्ट बात कर सको, तुम्हें कंपनी का नाम पता हो कि भाई कौन सी कंपनी पे रजिस्टर चल रहा है, मैसेज आईडी। फिर अगला है भाई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आइडेंटिफायर्स, यानी कि अगर उसके अंदर में कोई अटैचमेंट चल रहा है, अटैचमेंट में कोई टीएक्सटी का फाइल हो गया, कोई पीडीएफ हो गया, कोई जेपीईजी हो गया, वो सारा कुछ भी जा रहा है, तो भी भाई तुम उसके बारे में पता कर सकते हो एमआईएमई टाइप एक्सटेंशन की, जब तुम्हें मैसेज आईडी मिल जाएगा अगर उसमें कुछ एम्बेड होता है तो। फिर कहा है भाई बल्क ईमेल फॉरेंसिक, जैसे मैंने बोला बल्क में हालांकि हम लोग करते नहीं है क्योंकि भाई इसमें दिक्कत की बात है, आप अपने पास सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आउटलुक और जीमेल वाले, ये वाला पावर देते हैं, लेकिन ये पावर उस बंदे के लिए जब तुम एक ही लैपटॉप पे करते हो, यानी कि मेरे लास्ट 50 थे, 50 डिलीट हो गए, उनको रिकवर करना है, आराम से रिकवर हो जाएगी, वही पर ही 50 डिफरेंट लोगों के डिवाइस है, वो एक साथ रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तब तुम फंस जाओगे, इस चक्कर में वाला मैंने सबसे लास्ट में डाला है, इससे पहले वाले तुम लोग सारे सारे फॉलोअप में ले सकते हो अगर रिकवर करना है बल्क में। भाई टूल्स वगैरह की बातचीत आई है अभी, आपको उससे पहले मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ ईमेल का डिटेल जो सब अपने को निकालने का होता है। चलो भैया आया मेरे पास एक मैसेज आ रखा है, ठीक है। मेरे को इसके अंदर सामने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना होता, बेसिकली तुम्हारा डिटेल डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें या तो उसकी मैसेज आईडी सर्च करो कि सबसे लास्ट वाली ईमेल की क्या है, उस काम के लिए हम लोग सिंपली कहाँ चले जाएंगे, इसकी शो ओरिजिनल में चले जाएंगे, यहाँ पर हमें जाके मिलेगा क्या डिटेल उसका, ठीक है भाई। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज मेंशन करी गई है। इधर की एक छोटी सी दिक्कत की बात है कि भाई नीचे जितना भी डिटेल है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अजीब सा है, और इतना सारा वो डिटेल है, ठीक है। ये सारा पढ़ने का होता है पहली चीज, लेकिन पढ़ा जा सकता है इसको डायरेक्टली, बट किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसे डायरेक्टली कॉपी मारता है, ठीक है। फिर वो जाता है अपने हेडर एनालाइजर पे, ईमेल हेडर एनालाइजर का टूल डायरेक्टली आता है तुम्हारे पास। एक आता है एमएक्स टूल बॉक्स का, एमएक्स टूल बॉक्स वाले एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं, और एक गूगल का खुद का आता है, ठीक है। गूगल का खुद का ही सर्विस है, आउटलुक का भी खुद का ही सर्विस है, तो भाई ये लोग खुद ही पकड़ा देते हैं अपने टूल्स।
यहाँ पर करने को कुछ नहीं, बस पेस्ट कर दो और एनालाइज पे डाल दो। हालांकि ये काम तुम लोग यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो, ओरिजिनल मैसेज को सीधा सीधा पढ़ के, बट अगर वहां पर मूड नहीं हो रहा तो भाई ऐसे करके एनालाइज पे हम लोग ये वाला काम कर देते इजी करने के लिए। चलो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज से शुरुआत करते हैं, डिलीवरी इंफॉर्मेशन। अब भाई यहाँ पर क्या अपने पास 4 पर डिलीवरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें से एक दे रखा है डीमार्क, ठीक है, एसपीएफ डीकेएम और डीकेएम, सब पर टिक लगा हुआ है, लेकिन एक पर टिक नहीं लगा हुआ। तो भाई ये जितने भी अपने ऊपर वाले दे रखे थे, ये जितने भी अपने ऊपर वाले हैं, इनमें एक है सबसे पहला एसपीएफ, ठीक है। डीमार्क क्या है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। एसपीएफ इसलिए सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि तुम्हारा एसएमटीपी के सर्वर का आईडी क्या चल रहा है, ठीक है। एसपीएफ सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि अगर मेरे को हिमांशु कोई भी मेल भेजता है तो उसका एसपीएफ का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे एसपीएफ पे क्रॉस आ गया किसी का भी, तो भाई वो एक स्पेसिफिक फिशिंग मेल के अंडर में माना जाता है कि भाई क्रिप्टस ने कभी भी ऐसा मेल किसी को भी नहीं भेजा। यहाँ पर क्या है, क्रिप्टस का मेल आईडी तक नहीं है, वहां पे क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। एसपीएफ डायरेक्टली सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि सिक्योरिटी मेल का। फिर आया तुम्हारे पास डीकेम। डीकेम होता है अलाइनमेंट, यानी कि भाई जिस भी बंदे ने मेल भेजा है, यानी कि उसी के सर्वर से ही आ रहा है, ठीक है। ओरिजिनल सर्वर से ही मैंने गूगल का उठाया। भाई डीमार्क, ये जो लास्ट में डीकेम ऑथेंटिकेटेड है, इस पर क्रॉस इसलिए लिखा है कि भाई ये जो अपनी कंपनी एमएक्स टूल बॉक्स, इसमें कई बार ये वाली गड़बड़ हो जाती है। भाई अगर तुम गूगल वाले टूल बॉक्स पे जाओगे तो वहां पे ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी, वहां पे सारे टिक मिलते होते हैं, ठीक है। बट इसे चेक करके हमें पता चलता है कि इसमें से अगर एसपीएफ गायब है तो इनकी फिशिंग मेल है, और अगर डीकेएम गायब है तो ओरिजिनल कंपनी नहीं, ठीक है, कोई फेक कंपनी है। नीचे की तरफ भाई अब यहाँ पर मेन बात आ गई कि भाई कौन सी कंपनी ने तुम्हें मेल भेजा था, ठीक है। यहाँ पे भाई मेल वाली कंपनी अपनी गूगल ही है। गूगल की कौन से मेल एड्रेस से आई, ये उसका डिटेल आ गया, ठीक है। बाय mx.mailgoogle.com, मेल सर्वर का नाम है उनकी mx.google.com, ठीक है। कौन सी तारीख पे चला, उसका डिटेल, उसका मैक एड्रेस, ठीक है। साथ में भाई एसएमटीपी है सिक्योरिटी के साथ में, और एसएमटीपी सिंपल, और भाई तारीख ये रही हमारे पास ब्लैक लिस्टेड, मैं नहीं हूं पहली चीज। फिर भाई यहाँ पे एसपीएफ रिकॉर्ड आ गया उस कंपनी का, ठीक है। ये आ गया मेल ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट्स @google.com, ये गूगल ने मेरे को भेजा, ठीक है। एसपीएफ का डायरेक्ट रिकॉर्ड VSPF1, इस चीज को हम लोग एसपीएफ कहते हैं, यानी कि ओरिजिनल कंपनी का ये है, तो ग्रीन आ रहा है यहाँ पर। डी किंग का सिग्नेचर, ये वाला थोड़ा गड़बड़ा आ जाता है हमारे पास। डी किंग का सिग्नेचर मतलब ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। जो सा गूगल तुम्हें मेल भेजता है इसके साथ में एसएमटीपी है सिक्योरिटी के साथ में, वहां पर क्या लगा, वहां पे SHA-256 लगा हो तो कभी कभी सिग्नेचर मैच नहीं होता, तो भाई यहाँ पे माइनस कर देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेड आ गए। और भाई ये सारी सारी डिटेल आ गई कि भाई इसके अंदर पे क्या क्या प्रेजेंट है। सिग्नेचर बस वेरीफाई नहीं हुआ, इतनी सी बात थी यहाँ पे, इसलिए क्रॉस करेंगे, बाकी कोई बात नहीं थी। डीकेएम के रिकॉर्ड मिल गए, रिकॉर्ड वैलिड है, पब्लिक की भी प्रेजेंट है, सिग्नेचर वैलिड है, मतलब हर चीज प्रेजेंट है इसके अंदर, तो सारा कुछ ठीक है। अपने को जो सा मेन कहानी जानना था, पहला था ये कि किसको जा रहा है, और दूसरा था ये कि भाई कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है। ये आगे मेरे मैसेज का सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, रिटर्न पाथ इस कंपनी का ये वाला है भाई, ये गूगल के मेल सर्वर से होते जाएगा, यानी कि एक मेल सर्वर जो होता बीच में मल्टीपल मेल सर्वर होते हैं, तो तुम किसी भी मेल सर्वर पे जाके वाली बात कर सकते हो, किसी हमें बैकग्राउंड का रिकॉर्ड चाहिए तो हमें आप प्लीज निकलवा के दे दीजिए, ठीक है। इसलिए इतना बड़ा सिग्नेचर दिया जाता है, चाहे मैसेज छोटा सा ही क्यों ना हो, समझे बात को। ईमेल का हेडर एनालाइज हम लोग इस चक्कर में करते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड का रिकॉर्ड मिले कि भाई बैकएंड पे करा क्या गया है सीन, किस किस से बातचीत करी गई, किस किस से मैसेज करे गए हैं। मोटा मोटा ये काम क्रिमिनल केस के टाइम पर में आता है, ठीक है। किसी पे क्रिमिनल केस चल रहा है, वहां पे अपने को एविडेंस कलेक्ट करना है, तो ईमेल का इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। करते कैसे, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात, ठीक है भाई। अब बताओ किसी का कोई सवाल इसमें।